तो मान लीजिए एक फंक्शन है मैंने जो दो नंबर का मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ पर मैंने दो नंबर लिए, लेट अस सपोज 2 ले लिया और ये 3 ले लिया, और इन दोनों का ये मल्टीप्लिकेशन कर देता है। अब इस फंक्शन को मैं जब कॉल करूंगा तो इसका एग्जीक्यूशन कर दिया जाएगा, और जो इसमें लिखा है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आपका आ जाएगा। अगर मैं इस फंक्शन को फिर से कॉल करूंगा तो फिर से ऐसा हो जाएगा। जितनी बार मैं इसे कॉल करूंगा हर बार ये फंक्शन अपना काम करेगा। अब मैं इसको जब रन कराऊंगा तो आउटपुट आएगा। तो अब इस बार फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी अप्रोच में। आप फंक्शन में लिखा कोड रीयूज कर पा रहे हैं। वास्तव में हम फंक्शन में लिखे कोड को लॉजिकली यूज करना चाहते थे, एज इट इज कॉपी पेस्ट के सेंस में नहीं करना चाहते थे। इसका मतलब यह है कि मल्टीप्लाई फंक्शन अगर मैं 3 बार कॉल कर रहा हूं तो लॉजिकली ये मल्टीप्लाई करे तीनों बार, लेकिन तीनों बार जो नंबर होने चाहिए वो अगर अलग अलग होते तो और ज्यादा इसका फायदा होता। सोचिए, जब हम बैंकिंग एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे होंगे तो बैंकिंग एप्लीकेशन में मैंने एक फंक्शन बनाया, मान लीजिए ट्रांजैक्शन करने का। अब अगर मैं यहाँ पर पहले से ही कोड लिख दूं कि भाई इस अकाउंट से इस अकाउंट में इतना अमाउंट ट्रांसफर होगा, तो ये फंक्शन जब भी बैंकिंग में चलेगा उसी अकाउंट से उसी अकाउंट में उतना ही अमाउंट ट्रांसफर करता रहेगा। ये तो गलत हो गया। फंक्शन तो बनाना है मुझे ट्रांजैक्शन कराने का, लेकिन फंक्शन का काम है लॉजिकली चीजों को रियूज कराना। चाहे ट्रांजैक्शन मैं करूं, आप करें, एक्स वाई जेड कोई भी करे, सबको ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी रियूज करनी है, लेकिन हर कोई डेटा अपना अपना पास करेगा। तब ये फंक्शन और ज्यादा हमारा मीनिंगफुल होगा। और वास्तव में फंक्शन बनाने का पर्पस यही होता था। सिंपली कॉपी पेस्ट कोड मिल जाए वो नहीं होता था। अभी तक तो बस हम फंक्शन के सिंटैक्स से फैमिलियर हो रहे थे, इसलिए हमने सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट के साथ सीखा था। बट अब थोड़ा हमें ज्यादा सीखने की जरूरत है। तो आप क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं कि जो भी मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल करेगा उसको आप फैसिलिटी दें इस फंक्शन में उस इनपुट को पास करने की जिसको लेकर ये लॉजिक लगा रहा है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे इस काम को? तो आप एक तरीका जो दे सकते हैं वो ये कि सर यहाँ से मत लीजिए, यूजर से इनपुट ऐसे ले लेते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पर एंटर एंटर सेकंड नंबर। चलो अब इसको रन कराएंगे। दोबारा चला तो फिर से नंबर आ गए, फिर चला फिर नंबर आ गए। तो अब ये सही है? मैंने कहा पहले से तो सही है, लेकिन एग्जैक्ट परफेक्शन की तरफ अभी भी नहीं है। क्यों? अब क्या कमी है? अब तो ये जितनी बार चलेगा उतनी बार आपसे अलग अलग नंबर पूछ रहा है, और हर बार अलग अलग आपसे करके दे रहा है। हमने कहा इमेजिन करिए, हमने ये फंक्शन बनाकर आज तैयार कर दिया। अब मैं किसी दूसरे प्रोग्राम से, ये प्रोग्राम कोई और है, ये प्रोग्राम कोई और है, अब मैं किसी दूसरे प्रोग्राम से मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल करना चाह रहा था, और जिन दो नंबर का मल्टीप्लाई मुझे कराना है वो ऑलरेडी मेरे पास हैं। मेरे पास ऑलरेडी दो नंबर हैं जिनका मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। इन्हीं नंबरों के साथ मैं मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल करूंगा, लेकिन मल्टीप्लाई फंक्शन जब चलेगा तो मेरे नंबर तो सुनेगा नहीं, वो खुद फिर से कहाँ चला जाएगा? यूजर से इनपुट लेने चला जाएगा। तो मैं तो नहीं चाहता ना यूजर से इनपुट लेने जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि किन दो नंबर का मल्टीप्लाई करना है। मैंने तो एक फाइल थी, उस फाइल में दो नंबर लिखे थे, मैंने पहले उस फाइल से दो नंबर रीड करके एक्स और वाई वेरिएबल में स्टोर कर लिए थे।
अब मैं इन दोनों का ही मल्टीप्लीकेशन करना चाह रहा था, यूजर से नहीं चाहिए था मुझे इनपुट। तो इसका मतलब ये होगा ये मल्टीप्लाई फंक्शन हर जगह यूज नहीं हो पाएगा, तो सिर्फ उसी जगह यूज हो पाएगा जो इस बात को लेकर एग्री है कि जो नंबर होंगे वो यूजर से इनपुट आएंगे। अगर कोई बोले कि नहीं मेरे पास मेरे नंबर थे, यूजर से नहीं चाहिए, आप बस मल्टीप्लाई कर दो, नंबर मुझसे ले लो, यूजर से नहीं लेने, तो अभी ये फंक्शन वैसा काम नहीं कर पा। तो अब कैसे करें इस काम के लिए कि हमारा जो फंक्शन है वो यूजर से इनपुट लेकर ना आए, जिसने फंक्शन कॉल किया वहां से इनपुट लेकर आए। फिर तो सुनेंगे, अभी हमारी अप्रोच में यह है कि फंक्शन चलता है, यूजर से इनपुट लेकर आता है। हम इसको जनरलाइज करना चाहते हैं कि जब भी फंक्शन को कॉल किया जाए तो कॉल जहां से किया गया है वहां से इनपुट आए, ना कि यूजर से इनपुट आए। तभी क्या चाहते हो, इनको हटाना चाहते हैं, हटा दिया। अब ए और बी में कॉल करने वाला कैसे इनको पास करेगा, तो जो कॉल करते समय आप पैरेंथेसिस लगाते हो ना, इसमें आप जो भी इनपुट पास करना चाहते थे मल्टीप्लाई फंक्शन के लिए वो आप कॉमा लगाकर पास कर सकते हो। लाइक मैंने कर दिया 4,5। तो इस तरह से मल्टीप्लाई फंक्शन या कोई भी फंक्शन जब आप कॉल करते हैं तो उस फंक्शन को आप यहाँ से इनपुट पास इस तरह से करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये सीधा 4 यहाँ पर और 5 यहाँ पर चला जाएगा, हमने कहा नहीं, सीखना पड़ेगा। तो जब कॉल करने वाले ने कुछ वैल्यूज पास करी हैं, उन वैल्यूज को मुझे डेफिनेशन के जो पैरेंथेसिस होती हैं इन पैरेंथेसिस में वेरिएबल बनाकर स्टोर करना पड़ेगा। लेट अस सपोज ए कॉमा, तो अब हम ये बोलेंगे कि ये जो 4 है ये ए में जाकर स्टोर हो जाएगा और जो 5 है वो बी में जाकर स्टोर हो जाएगा। अब ए और बी का मल्टीप्लीकेशन इस तरह से 4 5 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। वो वेरिएबल्स जो आप फंक्शन डेफिनेशन में पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, इन वेरिएबल्स को टेक्निकली एक नाम दिया गया पैरामीटर्स, इन्हें बोलते हैं हम पैरामीटर्स। तो ए एंड बी क्या हो गए, हमारे फंक्शन के पैरामीटर्स हो गए। जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो इन पैरामीटर्स की हम वैल्यू पास करेंगे। जितने पैरामीटर फंक्शन ने डिफाइन करे हैं कॉल करने वाले के लिए, उन पैरामीटर्स के लिए वैल्यू देनी ही होती है, ना ज्यादा दे सकते हैं ना कम दे सकते हैं। अगर 2 पैरामीटर थे तो कॉल करते समय दोनों पैरामीटर की वैल्यू देनी ही पड़ेगी। तो वो वैल्यू जो हम कॉल करते समय पैरामीटर को देते हैं उनको टेक्निकली क्या बोला जाता है, आर्गुमेंट्स कहा जाता है। तो 4 and 5 are the arguments for parameters a and b respectively। तो इस तरह से हम पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं फंक्शन को इनपुट देने के लिए। यूजर से इनपुट नहीं लेना चाहिए, पैरामीटर और आर्गुमेंट का यूज करके हमें किसी फंक्शन में इनपुट पहुंचाने चाहिए। कितने पैरामीटर बना सकते हैं आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से डिसाइड करेंगे। मान लीजिए आप एक फंक्शन बना रहे थे जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड बाय 100। अब हर बार प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और टेनर बदल सकता है, तो आप 3 पैरामीटर बनाइए, पी नाम से, एक आर नाम से, टी नाम से। कॉल करने वाले से कहिएगा कि तीनों की वैल्यू पास करे वो हमारा। तो इस तरह से किसी भी फंक्शन में कितने पैरामीटर होते हैं ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ पैरामीटर को डिसाइड करते हैं। उनका नाम क्या रखना है वो तो रीडेबिलिटी हो गई, आप उनका नाम आई जे के एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं, बट रीडेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो रखना कि जो पर्पज है हमारा। ठीक है, अब जितने पैरामीटर डिफाइन हो गए हैं कॉल करने वाले को उतने ही आर्गुमेंट देने होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सर एक दे देते हैं एक नहीं देते या 3 दे देते हैं तो एरर आ जाएगी। नंबर ऑफ पैरामीटर्स नंबर ऑफ आर्गुमेंट की मैचिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब पैरामीटर्स एक नया नाम है, देखने में तो वेरिएबल ही है, जैसे वेरिएबल होते थे वैसे तो है, नया थोड़ी है, बस एक नया नाम है। नया नाम
देने से फायदा क्या हुआ, आपके ब्रेन को ये समझ में आ गया कि ये वेरिएबल स्टेटमेंट के नहीं है, ये वेरिएबल फंक्शन के पैरेंथेसिस में लेके जाते हैं। इनको इसलिए क्या अलग से नाम दिया गया है, पैरामीटर दिया गया। ठीक है, अब इन पैरामीटर्स का जो स्कोप होगा वो लोकल स्कोप होता है। दैट मीन्स पैरामीटर इस फंक्शन के बाहर यूज नहीं हो सकते। अगर आप बोलें कि मैं आगे के प्रोग्राम में ए का यूज करूंगा या बी का यूज करूंगा तो एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पैरामीटर्स भी क्या होते हैं, लोकल स्कोप में फंक्शन के कंसीडर होते हैं और उनका इस्तेमाल सिर्फ फंक्शन डेफिनेशन में ही किया जा सकता है, फंक्शन डेफिनेशन के बाहर उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, फंक्शन के पैरामीटर एक एग्जीक्यूशन के लिए मेमोरी में क्रिएट होते हैं और जब वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो वो पैरामीटर्स मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम फंक्शन जब दोबारा कॉल होगा तो फिर से वो पैरामीटर्स मेमोरी में आएंगे। इस बार किस एड्रेस पर आएंगे नहीं पता, हो सकता है सेम एड्रेस पे आए, हो सकता है अलग एड्रेस पे आए, लेकिन जितनी बार मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल होगा उतनी बार मेमोरी में ए और बी को एलोकेशन मिलेगी। कहां पर मिलेगी, सेम एड्रेस पर मिलेगी, वो नहीं जानते कहां पर मिलेगी। दैट मीन्स आपका ये सोचना गलत होगा कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल करता हूं तो मैं ए और बी के लिए कोई आर्गुमेंट नहीं देता, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक दे रखा है 4 एंड 5, तो उसी के साथ हो जाएगी मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो मेमोरी से डिलीट हो चुके हैं। अगर आपने दोबारा मल्टीप्लाई कॉल करा है तो फिर से ए और बी नए मेमोरी के अंदर आए हैं, उनको वैल्यू फिर से चाहिए होगी। तो इस बात को अगर हम शॉर्ट में कंक्लूड करें तो ये कह सकते हैं कि जब भी फंक्शन कॉल किया जाएगा हर बार पैरामीटर के आर्गुमेंट पास करे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस एक बार कर दिया अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है, हर बार करे जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर एरर आएगी, हमने कहा डेफिनेटली लाइन नंबर 5 पर एरर आएगी, बोलेगा दो पैरामीटर हैं, दो आर्गुमेंट मिसिंग है, चाहिए हमारे लिए मिसिंग 2 आर्गुमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैं दोबारा दूंगा तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ, तीसरी बार कुछ भी दो जो आपका मन करता है। दैट मीन्स इस प्रोग्राम को अगर मैं 5 साल बाद किसी दूसरे प्रोग्राम से कॉल करूंगा तो वहां से फिर मुझे पास करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल करूंगा और यहाँ पर मैं अपने आर्गुमेंट में उन नंबरों को पास करूंगा जिनका मल्टीप्लीकेशन मैं इससे कराना चाहता हूँ। देखो, आप इनपुट ले सकते हैं इस लाइन के लिए, है ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई इस बार मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूं और जो यूजर से नंबर आएंगे वो पास करूंगा। लेकिन फंक्शन को रेस्पॉन्सिबल नहीं करना चाहिए कि फंक्शन आप करो इस काम को, क्योंकि फंक्शन से कराओगे तो जब भी वो चलेगा तो हर बार फिर वो काम करने लगेगा। हमें हर बार नहीं कराना था, हमें तो बस इस बार के लिए यूजर से इनपुट चाहिए था, तो आप पहले ले लो और फिर जो यूजर से इनपुट आया है वो आप यहाँ पर पास कर सकते हो। अब जरूरी इनका नाम ए और बी रखोगे, आप इनका नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो अभी चलो इनका नाम मैंने एक्स और वाई रख दिया, तो जो एक्स और वाई है अब ये हमारा जो वैल्यूज कंटेन करते होंगे वो वैल्यूज इन पैरामीटर्स में पास हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब 5 साल बाद जब आप इस मल्टीप्लाई फंक्शन को कहीं से कॉल करेंगे तो आप उस जगह यूजर से इनपुट ले सकते हैं और फिर वो इनपुट मल्टीप्लाई को एज आर्गुमेंट पास करेंगे। फंक्शन को हमेशा एज आर्गुमेंट ही आपको इनपुट देना चाहिए। आप कहां से लाओगे, फाइल से लाओगे, यूजर से लाओगे, डेटाबेस से लाओगे, क्लाउड से लाओगे, किसी कैलकुलेशन से जनरेट करोगे, वो आपका अपना लॉजिक हो सकता है कि कहां से आप वो डेटा ला रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन और फंक्शन के पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स हमारे हो जाते हैं। अब कुछ इफ एंड बट, फंक्शन के पैरामीटर हमेशा वेरिएबल्स होंगे, कभी वैल्यू नहीं हो सकते।
आप सोचे मैं यहाँ 10 कर देता हूँ, एरर आ जाएगी। वेयर एज फंक्शन का जो आर्गुमेंट है वो देखो वैल्यू भी हो सकता है डायरेक्ट, और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। पैरामीटर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ही हो सकते हैं, वैल्यू कभी नहीं हो सकते। आर्गुमेंट वैल्यू भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, फंक्शन के पैरामीटर रिपीट नहीं हो सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते दो पैरामीटर बनाए, दोनों का नाम ए रख दिया, एरर आ जाएगी। लेकिन क्या मैं यहाँ पर ऐसा कर दूंगा तो ये मना कर देगा कि डुप्लीकेट क्यों कर रहे हो, रिपीट क्यों कर रहे हो? कोई प्रॉब्लम नहीं, आर्गुमेंट सेम हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो कोई आपसे अगर इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछता है डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स, तो आप सबसे पहले बताएंगे पैरामीटर्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो डेफिनेशन में हम बनाते हैं, आर्गुमेंट्स पैरामीटर की वैल्यू को कहते हैं जो हम कॉल करते समय पास करते हैं। वैल्यू ऑफ ए पैरामीटर इज नोन एज आर्गुमेंट। कब पास करते हैं? जब फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे कि पैरामीटर सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं, जबकि आर्गुमेंट्स वैल्यू भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं। फिर आप तीसरा बताएंगे कि पैरामीटर हमारा डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, जबकि आर्गुमेंट आपका डुप्लीकेट हो सकता है, सेम आर्गुमेंट आप दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब हम थोड़ा इस टॉपिक से आगे बढ़ जाते हैं और इस बारे में आगे कभी डिस्कस करते हैं, तो इन दोनों को हम इंटरचेंजेबली बोल देते हैं कि मेरे पास ना दो पैरामीटर का फंक्शन है। अगली बार मैं ही बोलूंगा कि मेरे पास दो आर्गुमेंट का फंक्शन है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या बात चल रही है। जब स्पेसिफिक इस टॉपिक को ही पढ़ा जा रहा है तो पैरामीटर शब्द अलग है, आर्गुमेंट शब्द बिल्कुल अलग है, दोनों को हमने समझ लिया। लेकिन जब हम आगे जाके इस चीज को बोलेंगे तो हम इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं कि मेरे पास ना चार आर्गुमेंट का फंक्शन है या मेरे पास चार पैरामीटर का फंक्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हैं? दोनों ही केस में आप ये कहना चाह रहे हो कि फंक्शन जब कॉल करना है तो चार वैल्यू पास करनी है। अब आप उसे पैरामीटर बोल रहे हो, आप उसे आर्गुमेंट बोल रहे हो, समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो, फिर भी चल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट एग्जैक्ट क्या है वो आपको पता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। जब हम आर्गुमेंट्स की बात करेंगे तो तीन तरह से आर्गुमेंट हमारा पाइथन में यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स। टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से तीन तरह के होते हैं? एक होता है हमारा यहाँ पर पोजिशनल आर्गुमेंट, एक होता है हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट, और एक होता है हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। मैंने कमेंट बना दिया, तो सिंपली एक फंक्शन बना देते हैं शो नाम का, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसमें सिंपली दो मैंने पैरामीटर बनाए ए और बी नाम के, और इनकी वैल्यू को मैं सिंपली प्रिंट करता हूं। अब देखिए, अगर मैं शो फंक्शन को कॉल करता हूं तो मुझे ए और बी के लिए दो आर्गुमेंट पास करने होंगे। तो मैंने यहाँ लिखा मान लीजिए 2, 3। तो ये कैसे पता चलेगा कि 2 किस पैरामीटर का आर्गुमेंट है? ए पैरामीटर का आर्गुमेंट है या बी पैरामीटर का आर्गुमेंट है, या रैंडमली किसी का भी हो सकता है? कैसे पता चलेगा? पोजीशन से। ये पहली पोजीशन का आर्गुमेंट है तो पहली पोजीशन के पैरामीटर के लिए ही मिलेगा। ये दूसरी पोजीशन का आर्गुमेंट है तो दूसरी पोजीशन के पैरामीटर को ही मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट जब फंक्शन को कॉल करते समय हम आर्गुमेंट पास करते हैं
तो उनको ही पोजिशनल आर्गुमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जिस पोजीशन पर हैं उसी पोजीशन के पैरामीटर को असाइन होते हैं। तो अभी हमने जो इससे पहले एक दो प्रोग्राम बनाए उसमें आर्गुमेंट हमने सीधा पास करे, हमने ये नहीं सोचा वो कौन सा आर्गुमेंट है इन तीनों में से, तो नेचुरली वो हमारा कौन सा था, पोजिशनल। इसको पढ़ने की अलग से कोई सिंटैक्स नहीं होता, तो ये हमारा पोजिशनल आर्गुमेंट होता है। अब पाइथन में एक ऐसा फीचर है जो बाकी लैंग्वेजेस के फंक्शन में नहीं है। फंक्शन टॉपिक तो सी में भी है, जावा में भी है, डॉट नेट में भी है, पीएचपी में भी, सब में है। लेकिन अब जो हम ये करने जा रहे हैं ये उन सब में नहीं है। फंक्शन है बट ये पॉइंट नहीं है उसमें। वो क्या है? जब आप कोई भी आर्गुमेंट पास करते हैं तो उस समय आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये किस पैरामीटर का आर्गुमेंट है। ए का आर्गुमेंट है 2, कॉमा बी का आर्गुमेंट है 3। इससे क्या है, इससे रीडेबिलिटी बढ़ जाती है कि भाई ए पैरामीटर का आर्गुमेंट 2 है और बी पैरामीटर का आर्गुमेंट 3 है। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि ए किस पोजीशन का है, पहली पोजीशन का है कि दूसरी का है, कहीं भी हो ए नाम का पैरामीटर शो फंक्शन में कहीं भी हो, उसका आर्गुमेंट क्या बनेगा, 2 ही बनेगा। ठीक है, तो जब आप किसी भी आर्गुमेंट को उसके पैरामीटर का नाम स्पेसिफाई करते हुए पास करते हैं तो इस टेक्निक को बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। हम क्या बोलेंगे, ए इक्वल टू 2 कीवर्ड आर्गुमेंट हो गया, बी इक्वल टू 3 ये एक दूसरा कीवर्ड आर्गुमेंट हो गया। अब देखो, अगर मैं यहां पर ऑर्डर बदल दूं, मैंने कहा भाई बी इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 2, तो बी कहीं भी हो पैरामीटर की लिस्ट में उसको 3 ही मिलेगा। ए पैरामीटर लिस्ट में कहीं भी हो, किसी भी पोजीशन पर हो, उसको 2 ही मिलेगा। तो इसका फायदा हमें तब ज्यादा मिलता है जब डेटा बहुत सेंसिटिव था। डेटा बहुत सेंसिटिव था का मतलब है कि मान लीजिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ ट्रांजैक्शन करने के लिए, और यहाँ पर है मान लीजिए फ्रॉम, यहाँ पर है टू, यहाँ पर है अमाउंट। अब मान लीजिए मैं एक फंक्शन बनाकर इसे कॉल कर रहा हूँ, मुझे 101 में ट्रांसफर करना है 102 से 500 रुपये। क्या ये सही लिखा है मैंने? मुझे 101 से ट्रांसफर करने हैं, कहां पर, 102 के लिए, तब तो ये सही लिखा है। लेकिन अगर गलती से ऐसा हो गया तो ये फ्रॉम बन जाएगा, ये टू बन जाएगा। आगे का जो कोड है वो फ्रॉम और टू के अकॉर्डिंग चलेगा, तो सारा खेल बिगड़ जाएगा आपका। तो एरर नहीं आएगी, उल्टा ट्रांसफर हो जाएगा, कोड तो चलेगा। तो आप इस से बचना चाहेंगे, कंफ्यूजन से बिल्कुल बचना चाहेंगे, तो आप क्लियर मेंशन करेंगे भाई इसको ट्रांसफर करना है और यहां से ट्रांसफर करना है। अब चाहे आप ये पहले लिख दो, चाहे आप वो पहले लिख दो, मतलब इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि भाई ये कॉमा लगाकर ये, एक ही बात है, इन दोनों का मतलब एक ही है। दोनों ही केस में फ्रॉम अकाउंट 101 है और टू अकाउंट 102 है, और यहाँ पर अमाउंट 500 रुपये है। तो अब रीडेबिलिटी एकदम क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमने किसको क्या देना था। तो इस तरह के कोड को लिखते समय हम कीवर्ड आर्गुमेंट हमेशा यूज करना ही चाहेंगे। हम कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहेंगे कॉल करते समय कि कौन किसके लिए जा रहा था। ये बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो गई हमारी। ये फैसिलिटी बाकी लैंग्वेजेस में नहीं है, वहां पर प्रोग्रामर को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या करने जा रहे हो। ठीक है, तो कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होते हैं वो हमारी समझ में आ गए। जब भी किसी पैरामीटर को वैल्यू पास करी जाएगी तो उन वैल्यूज को हम पैरामीटर का नाम लेकर लिखते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। अब ऐसा हो सकता है कि सर मैं फंक्शन कॉल करूं और कोई भी आर्गुमेंट पास ना करूं, एरर आएगी। क्या बोलेगा, दो चाहिए। देखो, तो अब
हमारे पास एक फैसिलिटी है कि हम यहाँ पर जिस समय पैरामीटर बनाते हैं उस समय हम क्या कर सकते हैं, उसका आर्गुमेंट डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन करना है, जो आपकी मर्जी। लेट अस सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पर ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1। तो आप अपने कोड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करते हैं। तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा हमारा कि जब आप शो फंक्शन कॉल करेंगे और आपने ए और बी के लिए आर्गुमेंट पास करे हैं तो वही कंसीडर होंगे, इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन जब आपने शो फंक्शन कॉल किया है और आपने इन दोनों को आर्गुमेंट पास नहीं किया है तो फिर आपका क्या होगा, उस केस में फिर ये वाले आर्गुमेंट आपके कंसीडर 0 और 1 वाले आर्गुमेंट आपके कंसीडर होंगे। तो जैसे लाइन नंबर 12 पर अब आपने ए और बी को आर्गुमेंट पास नहीं करा है तो डिफॉल्ट वाले आर्गुमेंट आपके कंसीडर हो जाएंगे, एरर ना आकर ऐसे हो जाएगा। तो अब ये जो आर्गुमेंट हो गए इनको हम क्या बोल सकते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट यहाँ पर कह सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि मैं दोनों को ही नहीं दूंगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया कॉल करते समय 10, तो पहली पोजीशन पर दिया है, कीवर्ड आर्गुमेंट तो नहीं है, पोजीशन के हिसाब से पहली पोजीशन का आर्गुमेंट है तो पहली पोजीशन के पैरामीटर को असाइन हो जाएगा। अब ए का डिफॉल्ट आर्गुमेंट ना आकर ए का जो हमने कॉल करते समय आर्गुमेंट दिया वो कंसीडर होगा, डेट इज 10। और बी का क्या आएगा हमारा यहाँ पर डिफॉल्ट आर्गुमेंट आएगा क्योंकि आपने दिया नहीं कॉल करते समय। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। अब इनको कुछ यूज केस के साथ समझते हैं। कुछ यूज केस के साथ का मतलब क्या है, मिक्स कर सकते हैं। मैंने ऐसे कर दिया, जरूरी है कि जितने भी आर्गुमेंट दिए जाएं वो या तो पोजीशन से दिए जाएं या कीवर्ड से दिए जाएं। ऐसा नहीं हो सकता कुछ पोजीशन से दे देते हैं कुछ कीवर्ड से दे देते हैं। आंसर इज यस, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उसका एक रूल है, वो रूल ये है कि अगर आप पोजीशन और कीवर्ड आर्गुमेंट दोनों मिक्स करना चाहते हैं कॉल करते समय तो पहले पोजीशन वाले आर्गुमेंट आते हैं, उसके बाद फिर कीवर्ड वाले आर्गुमेंट आते हैं। फिर सुनेंगे, अगर आप फंक्शन को कॉल करते समय जो आर्गुमेंट दे रहे हैं वो पोजीशन और कीवर्ड दोनों देना चाहते हैं तो उस केस में फिर पहले आपको पोजीशन आर्गुमेंट देना होगा, उसके बाद फिर आपको कीवर्ड आर्गुमेंट देना होगा। अभी 10 पहुंचेगा ए में और बी के लिए वैल्यू हो जाएगी 20। मैंने ये बात नहीं मानी, मैंने कहा मिक्स कर सकते हैं। तो ए को मैंने दे दिया कीवर्ड आर्गुमेंट से 10 और मैंने बी को सोचा पोजीशन आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग 20 मिल जाएगा। एरर आ गई, पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट। सिंपल रूल यही है कि पहले पोजीशन पास करेंगे उसके बाद फिर कीवर्ड आर्गुमेंट पास करे जाएंगे, अदरवाइज एरर आपकी आ जाएगी। यहाँ पर हमारा कॉमन सेंस नहीं चलेगा। हमारा कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर हम किसी एक वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यू असाइन करते हैं तो अपडेटेड वैल्यू हमारा कंसीडर होती है। तो अगर मैं आपको ये कोड लिखूं और आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि बताइए ए पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी या 30 होगी, तो अगर हमने इसको पहले कभी प्रैक्टिस नहीं करा है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि हम 30 बताकर आएंगे क्योंकि हमने ऐसा पढ़ रखा है कि ऑर्डिनरी वेरिएबल के मामले में ऐसा होता है। बट जब हम आर्गुमेंट के साथ ऐसा करते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट के साथ ऐसा करते हैं,
तो नहीं होता है और ये एरर होती है। कीवर्ड आर्गुमेंट एक ही बार लिखा जा सकता है, वो रिपीट नहीं हो सकता। कीवर्ड आर्गुमेंट, अब ये मत कहना सर आपने तो कहा था आर्गुमेंट रिपीट हो सकता है। अब आर्गुमेंट रिपीट हो सकता है, लेकिन अगर वो कीवर्ड आर्गुमेंट है तो रिपीट नहीं हो सकता है। तो अगर a इक्वल टू 10 है और आपने यहाँ पे कर दिया a इक्वल टू 30, एरर आ जाएगी। कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीटेड, कौन सा वाला? ए। ठीक है। अगर आप मुझसे कहोगे कि सर रिपीट नहीं हो सकता आर्गुमेंट, हमें कहा ध्यान से सुनना होगा, ये सही है। अब आप ये थोड़ी कहोगे सर अभी तो कह रहे थे रिपीट नहीं होता, आप कह रहे हो होता है, तो ध्यान से सुनो ना, शब्दों में फर्क है। ये मैं कह रहा हूँ आर्गुमेंट रिपीट हो सकते हैं, जो मैंने पढ़ाया है वो अलग है। मैंने पढ़ाया है कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीट नहीं होते हैं। तो कीवर्ड शब्द बोला है, उसी को फोकस करना है, वही तो सारा खेल है। उसी की वजह से आंसर बदला है हमारा। तो कीवर्ड आर्गुमेंट कभी रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, ये बताइए। सारा सही है, कुछ गलत है? 10 किसको मिलेगा? ए के लिए। 20 किसको मिलेगा? अपने आप बी को दे दोगे, अपने मन से साफ लिखा है कि एक कीवर्ड आर्गुमेंट है, इसको 20 मिलेगा। क्या मिलेगी यहाँ पर? एरर। क्या करना है? कुछ भी चल रहा है, रहने दो, इससे ला देता हूँ, अगर मिलेगा तो। पंखी की आवाज आती है ना, इसीलिए। लो, चिल्ट मनाली बनेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? एरर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपने ए को दो वैल्यू दे दी। कोई भी पैरामीटर एक ही आर्गुमेंट रिसीव कर सकता है, एक साथ रिसीव अगर वो करेगा तो एरर आएगी। अब बी को तो कुछ मिला ही नहीं। वो मैटर नहीं है कि बी को मिला या नहीं मिला, मैटर ये है कि ए को दो मिल गए। एरर इसलिए नहीं आएगी कि बी को कुछ नहीं मिला, एरर इसलिए आएगी ए को दो मिल रहे हैं। ठीक है। सो गॉट मल्टीपल वैल्यू फॉर ए। ये नहीं बताया उसने बी को नहीं मिल रही है ना? एरर क्यों आ रही है, एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि क्यों आपकी एरर आ रही है। अब कुछ यूज केस डिफॉल्ट आर्गुमेंट को लेकर मैंने लिखा ए इक्वल टू 0 आपने लिखा था, बी इक्वल टू आपने 1 लिखा था। तो जरूरी है कि जितने भी पैरामीटर हम बनाएंगे तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट सभी को देना पड़ेगा, किसी एक को नहीं दे सकते, मतलब किसी एक को दे सकते हैं। ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने ए को डिफॉल्ट आर्गुमेंट बना दिया, बी को नहीं बनाया। ठीक है। उसके बाद अब मैंने सोचा कॉल करते हैं, और मैंने लिख दिया बी की वैल्यू 10। तो सब कुछ ठीक लग रहा है। ए को डिफॉल्ट आर्गुमेंट मिला हुआ है, हम नहीं देंगे तो 0 कंसीडर हो जाएगा, बी को हमने दे ही रखा है। रूल कहता है कि अगर आप कुछ आर्गुमेंट्स को डिफॉल्ट और कुछ को नॉन डिफॉल्ट रखना चाहते हैं, तो पहले नॉन डिफॉल्ट वाले, उसके बाद फिर डिफॉल्ट वाले आएंगे। दैट मीन्स आप ऐसा तो कर सकते थे, ये तो चलेगा। ठीक है। अब ऐसा चलेगा तो यहाँ पर आप ए की वैल्यू दे सकते हैं, बी को आपने नहीं दिया है, तो बी को क्या कंसिडर हो जाएगी हमारी? तो जब आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट की बात करते हैं तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट लास्ट में आते हैं। लास्ट में आते हैं का मतलब है अब इसके आगे अगर आप एक और आर्गुमेंट देना चाहें तो वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट देना ही पड़ेगा, आप उसे नॉन डिफॉल्ट नहीं छोड़ सकते, एरर आ जाएगी फिर। तो सी इक्वल टू कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, अब क्या देना है वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, आप क्या देना चाहते हैं। और देना है तो अब मजबूरी है आपकी, जितने दोगे सबको डिफॉल्ट आर्गुमेंट बनाना ही पड़ेगा। डिफॉल्ट आर्गुमेंट के आगे नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं आएगा। बोलिए, क्या पूछ रहे थे? चलिए, अब जिस तरह से हमारे पास
आर्गुमेंट्स का 3 टाइप हमने देखे, उसी तरह से हमारे पास पैरामीटर्स के टाइप होते हैं। इनमें से कुछ नाम वैसे ही हैं जैसे आर्गुमेंट के साथ हमने सुने हैं। एक का नाम है पोजिशनल ओनली, शब्द लगा हुआ है, पोजिशनल ओनली पैरामीटर, कीवर्ड ओनली पैरामीटर। तीसरा है पोजिशनल और कीवर्ड ओनली पैरामीटर। चौथा है वेरिएबल लेंथ, पोजिशनल ओनली पैरामीटर। अगला है हमारा वेरिएबल लेंथ, कीवर्ड ओनली। तो 5 तरह के पैरामीटर्स हैं जो पाइथन में हम डिफाइन कर सकते हैं। एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने सिंपली एक फंक्शन शो बना दिया, ए और बी नाम के 2 पैरामीटर हैं जिनकी वैल्यू मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दी। अब अगर मैं ऐसे करके लिखूं या ऐसे करके लिखूं, दोनों ही सही है। अगर आप ऐसे शो फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप 2 और 3 पोजिशनल आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं ए और बी पैरामीटर के लिए। अगर आप ऐसे कॉल करते हैं तो आप कीवर्ड आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं। तो ये बताओ कि जो फंक्शन का पैरामीटर ए और बी है, इसकी कोई डिमांड तो नहीं है कि ऐसे ही देना वैसे मत देना। इसने कहा नहीं, ये तो फ्री है, ये तो कह रहा है जैसे देना चाहो मुझे आर्गुमेंट दे सकते हो, बट देने होंगे। आप पोजीशन से दो, कीवर्ड से दो, किसी भी तरीके से दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कंडीशन लगाना चाहूँ कि कॉल करने वाला ए और बी को सिर्फ पोजीशन से ही दे सकता है, कीवर्ड आर्गुमेंट सब नहीं दे सकता, तो हम ऐसा कर सकते हैं। कैसा करेंगे? पैरामीटर्स जिनको हम पोजीशनल आर्गुमेंट ही एक्सेप्ट कराना चाहते हैं, उनके बाद कॉमा लगाएंगे और स्लैश लिखेंगे। जब हम पैरामीटर की लिस्ट में एक स्लैश लगा देते हैं कॉमा लगाने के बाद, तो इंटरप्रेटर को ये सिग्नल है कि स्लैश से पहले जितने भी आपने पैरामीटर्स बनाए हैं, अब ये सिर्फ पोजीशनल ओनली पैरामीटर हो गए। दैट मीन्स इनको पोजीशनल आर्गुमेंट ही मिलेंगे। अगर किसी ने इनको कीवर्ड आर्गुमेंट दिए, इनका नाम लेके आर्गुमेंट दिए, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे और एरर आ जाएगी। देखते हैं, वहां तक तो चल गए। जैसे ही आपने यहाँ पर शो को कीवर्ड आर्गुमेंट दिया, इंटरप्रेटर कह रहा है कि मुझे कुछ पोजीशनल ओनली मिले, आप उन्हें कीवर्ड आर्गुमेंट की तरह यूज नहीं कर सकते। तो ये हटा देने से सब कुछ ठीक है। जैसे ये लगाया वैसे ही अब ये कंडीशन एक्सपोज हो गई, ए बी कैसे हो गए हमारे अब यहाँ पर पोजीशनल ओनली पैरामीटर। पोजीशनल ओनली मतलब सिर्फ पोजीशन आर्गुमेंट रिसीव करने वाले पैरामीटर, तो क्या बोलते हैं? पोजीशनल ओनली पैरामीटर। अब ये आपकी क्या आ जाएगी? यहाँ पर एरर आ जाएगी। अब इसी प्रोग्राम में मैं दोबारा बनाता हूँ, फिर से शो फंक्शन बनाया, ए और बी
मैंने यहाँ पर दिया। अब इस बार मैं चाहता हूं कि जो भी शो फंक्शन को कॉल करे वो सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड आर्गुमेंट से ही ए और बी को वैल्यू दे पाए, पोजीशन से ना दे पाए। इस बार मजबूरी होगी कॉल करने वाले की कि जब वो ए और बी को वैल्यू देगा तो कीवर्ड आर्गुमेंट से ही देगा, पोजीशन से देगा तो हम चाहते हैं एरर आ जाए। तो ऐसा करने के लिए जिन पैरामीटर्स के साथ आप ऐसा करना चाहते हैं उनके पहले कॉमा लगाएंगे और कॉमा से पहले एस्ट्रिक लिखेंगे। तो जब आप यहाँ एस्ट्रिक लिखते हैं तो इंटरप्रेटर को ये सिग्नल जाता है कि अब एस्ट्रिक के आगे जितने पैरामीटर्स लिखे हुए हैं ये कीवर्ड ओनली हो गए। दैट मीन्स अब ये अपनी वैल्यू को कीवर्ड आर्गुमेंट से ही एक्सेप्ट करेंगे, पोजीशन से एक्सेप्ट अब ये नहीं करेंगे। अगर कॉल करने वाला इनको कीवर्ड आर्गुमेंट से वैल्यू देगा तो ठीक है, लेकिन कॉल करने वाले ने अगर इनको पोजीशन से वैल्यू दी तो यहां पर अब एरर आ जाएगी। यहां तक तो ठीक है। अभी कह रहा है सो में कोई पोजिशनल आर्गुमेंट है ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे कैसा बना दिए आपने कीवर्ड। तो यहां पर हम बोलेंगे ए एंड बी क्या हो गए हमारे, कीवर्ड ओनली पैरा। ठीक है, तो यहां पर आपकी क्या आएगी, एरर आ जाएगी। ठीक। अब अगर मैं आपसे कहूं यही प्रोग्राम मैंने ज़्यादा पढ़ा ही नहीं है, बस थोड़ा बहुत फंक्शन के बारे में जानते थे, उतना ही यूज़ करके मैंने ये प्रोग्राम बना दिया। तो अब ये बताओ इस बार जो शो फंक्शन के ए और बी पैरामीटर हैं, क्या इन्होंने कोई कांस्ट्रेंट एक्सपोज किया कि हमें पोजीशन से चाहिए या कीवर्ड? हमने कहा नहीं, कुछ नहीं कहा इन्होंने। तो जब कुछ नहीं कहा है तो इस बार ये ऑटोमेटिकली तीसरा वाला कैटेगरी में आ गए, पोजीशनल और कीवर्ड। अब आप इन्हें कैसे भी दे सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट हम यही तो पढ़ रहे थे सबसे पहले, तो इसीलिए ये दोनों तरह से एक्सेप्ट कर पा रहे थे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पैरामीटर का जो नेचर होता है वो पोजीशनल और कीवर्ड वाला होता है। मतलब दोनों में से आप कोई सा तरीका यूज कर सकते हैं। आपको कोई एक करवाना है तो एक्स्ट्रा आपको बताना पड़ेगा, स्लैश पोजीशन बनाने के लिए, एस्ट्रिक कीवर्ड ओनली बनाने के लिए। अब आप कॉल करने वाले से कैसे भी कॉल करा सकते हैं। ठीक है, अब सर इनको मिक्स करके एक बार समझते हैं, चीजों को कंबाइन करके, क्योंकि अलग अलग तो समझ में आ गया। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि चलो इन 6 पैरामीटर के बारे में इनका नेचर बताइए, ए बी सी डी ई एफ, इनका नेचर क्या होगा? नेचर का मतलब हो गया कि ये आर्गुमेंट किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, पोजीशन से करेंगे, कीवर्ड से करेंगे, या दोनों से कर लेंगे, या इनमें से कौन कैसे करेगा। तो फिर से रिकॉल करा देते हैं। अगर पैरामीटर की लिस्ट में कहीं स्लैश आता है तो स्लैश से पहले, बाद वाले नहीं, स्लैश से पहले जितने पैरामीटर्स लिखे हैं वो पोजीशन ओनली हो जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से पोजीशन ओनली हो गए, ए और बी हमारे हो गए पोजीशन ओनली। अब अगर पैरामीटर की लिस्ट में एस्ट्रिक कहीं आता है और एस्ट्रिक के बाद जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो सब क्या बनेंगे, कीवर्ड ओनली। दैट मीन्स एक बार अगर आपने एस्ट्रिक लगा दिया तो अब मजबूरी है उसके आगे जितने पैरामीटर लिखे गए होंगे वो कीवर्ड ओनली बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि एस्ट्रिक के बाद जितने भी होंगे वो सारे के सारे कीवर्ड ओनली बनेंगे। अब आप बोलें कि मैं
एफ को कीवर्ड ओनली नहीं बनाना चाहता, कोई तरीका नहीं है, फिर तो एक ही तरीका है, इसको एस्ट्रिक से पहले लिखना। ठीक है, तो ई और एफ का क्लियर हो गया, ये हमारे कीवर्ड ओनली है। अब ये बताओ सी और डी के बारे में क्या है। अगर हम सी और डी की बात करें तो ये हमारे दोनों तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं, पोजिशनल और यहां तक तो आप सही बता गए। अब थोड़ा सा और एफर्ट करो, जो मैं लिख रहा हूं इसके अकॉर्डिंग लिखूंगा, फिर भी आपको चेक करना है क्या वो सही है। लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 9 पे अगर मैं शो फंक्शन को ऐसे कॉल करता हूं तो क्या ये सही होगा दोनों, 8 पे भी और 9 पे भी? तो अब दोनों को थोड़ा समझते हैं। जो आपने यहाँ पे डिस्कस किया है ये परफेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो ए और बी पोजीशन ओनली है, पोजीशन से गए ए और बी। सी और डी दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो देखो सी को मैंने पोजीशन रखा है, डी को कीवर्ड रखा है। ई और एफ को मजबूरी है कि वो कीवर्ड ओनली ही होंगे, तो ये एकदम करेक्ट है। ए और बी पोजीशन होंगे, पोजीशन है। सी और डी में आपकी मर्जी, तो सी को बना दिया मैंने कीवर्ड और डी को बना दिया मैंने पोजीशन। उसके बाद ई और एफ कीवर्ड है, ई और एफ कीवर्ड है। लेकिन इससे पहले जो एक रूल पढ़ाया गया था वो हम भूल गए। वो रूल क्या था कि जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो पहले पोजीशन वाले आते हैं, उसके बाद कीवर्ड वाले आते हैं। अगर एक बार कीवर्ड आर्गुमेंट आपने लिख दिया तो उसके आगे अब कीवर्ड आर्गुमेंट ही आएगा, पोजीशन आर्गुमेंट नहीं आ सकता। तो अभी का रूल तो ठीक है, लेकिन जो इससे पहले वाला रूल था वो ब्रेक हो रहा है यहाँ, इसलिए लाइन नंबर 9 गलत है। ठीक है, तो लाइन नंबर 9 पर आपकी क्या है, एरर आ गई। कमेंट कर देंगे तो चले। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए थोड़ा सा सोचिए क्या करने की कोशिश करी जा रही है। इससे पहले बताया गया था एस्ट्रिक के बाद जितने होते हैं वो सब क्या बनते हैं, कीवर्ड ओनली, और स्लैश से पहले जितने होते हैं वो क्या बनते हैं। ए और बी कह रहे हैं कि बताओ फिर हम कौन है। हम तो एस्ट्रिक के बाद भी आते हैं और स्लैश के पहले भी आते हैं, तो फिर तो ये दोनों वाले हो गए। तो अगर ये दोनों वाले हो गए तो ये बोलेगा मेरी क्या वैल्यू है, फिर मुझे क्यों लगाया, इससे अच्छा तो मुझे लगाओ ही मत। ये फिर बोलेगा मुझे क्यों लगा रहे हो। अगर ये दोनों ना लगाए जाएं तब भी तो ये वही होगा जो आप सोच रहे हो। तो ये आपका तरीका गलत है। इस तरह से अगर आप अपने पैरामीटर को लिखते हैं तो मेरे हिसाब से एरर आनी चाहिए, एक बार चला के देख लेते हैं। तो आप कुछ ऐसा अगर कर रहे हैं तो ये एरर आपकी आ जाएगी, क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ए और बी समझ ही नहीं पा रहे मैं कौन फिर। ठीक है, चलो। अब मान लीजिए मैं एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहता हूं जिसको कॉल करने वाले को मैं फ्रीडम देना चाहता हूं कि आप बिना आर्गुमेंट के फंक्शन कॉल करेंगे तो भी चलेगा, अगर आप एक आर्गुमेंट देंगे तो भी चलेगा, अगर आप दो आर्गुमेंट देंगे
तो भी चलेगा। अब आपकी मर्जी है, आप कितने भी आर्गुमेंट दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, जीरो से लेकर n आर्गुमेंट अगर आप देंगे तो भी मेरा फंक्शन आपको जवाब देगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि फंक्शन बनाने वाले को यहाँ पर कितने आर्गुमेंट बनाकर चलने चाहिए, कितने पैरामीटर डिफाइन करके चलने चाहिए, सो डैट वो सारे फंक्शन कॉल को एक्सेप्ट कर पाए। हमने कहा ऐसा पॉसिबल ही नहीं। अगर आप यहाँ 3 लिखोगे, a कॉमा बी कॉमा सी, तो इन सब के लिए एरर आ जाएगी क्योंकि उसे 3 चाहिए होंगे। और अगर आप 1 लिखोगे तो फिर बाकी सब में एरर आएगी। तो ऐसा फंक्शन कैसे बनाया जाए जिसमें कॉल करने वाले को हम ये कह रहे हैं कि आप कितने आर्गुमेंट देंगे आपके ऊपर है। अभी तक आप उतने ही आर्गुमेंट कॉल करते समय दे सकते हैं जितने मैंने पैरामीटर डिफाइन करे, ना कम ना ज्यादा। 5 पैरामीटर है तो 5 आर्गुमेंट चाहिए, 4 से काम नहीं होगा, 6 नहीं चलेंगे। लेकिन अब हम चाहते हैं ऐसा हो, तो चौथा टाइप का पैरामीटर, किसी भी पैरामीटर के नाम के साथ, मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया ए, तो इसके पहले अगर मैं प्रीफिक्स में एस्ट्रिक लगा दूं, कॉमा लगा के नहीं, अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो ए बन गया कीवर्ड ओनली। अगर मैं कॉमा ना लगाकर किसी पैरामीटर के प्रीफिक्स में एस्ट्रिक लगा दूं तो इस पैरामीटर को हम बोलते हैं वेरिएबल लेंथ। मतलब इसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, ए की लेंथ कितनी भी हो सकती है, वेरिएबल लेंथ है। इसकी लेंथ 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, कितनी भी हो सकती है। वेरिएबल लेंथ पोजिशनल ओनली, मतलब इसकी लेंथ जितनी भी होगी वो कितनी भी हो सकती है, लेकिन सारी की सारी वैल्यू कैसे आनी चाहिए, पोजीशन से आनी चाहिए। तो पोजीशन से आ रही है, ठीक है। अब अगर मैं इस वाले को समझाऊं तो ये तीनों वैल्यू इस ए में आके स्टोर हो गई है एज ए टपल। तो वेरिएबल लेंथ पोजीशन ओनली इंटरनली टपल की तरह बिहेव करता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा ए के लिए, तो आप देखेंगे ये तीनों वैल्यू एक टपल में रखकर यहाँ पर मिल गई हैं। जब इस वाली कॉल को एक्सप्लेन किया जाएगा तो अब ये दोनों वैल्यू एक टपल बनेगी, उस टपल में रखकर ए को दे दी जाएगी। सिंगल वैल्यू टपल में जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। एम्प्टी टपल बनेगी जिसमें कोई वैल्यू नहीं होगी, वो एम्प्टी टपल ए को मिल जाएगी। तो कॉल करने वाला अब हमारे फंक्शन को जब कॉल करेगा तो उसकी मर्जी, वो जितने चाहें उतने आर्गुमेंट पास कर सकता है, जितने चाहें उतने आर्गुमेंट पास वो कर सकता है। लेकिन शर्त याद रखनी है, जितने चाहें उतने सारे के सारे पोजीशन। अब वो ऐसा नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पर ए को नाम देके वैल्यू पास करूंगा, ये नहीं चलेगा, एरर आ जाएगी। जितने देने हैं सारे के सारे पोजीशन से देने। अब अगर इसी प्रोग्राम में डबल एस्ट्रिक प्रीफिक्स लगा दिया जाए तो ये हो जाता है वेरिएबल लेंथ कीवर्ड ओनली। वेरिएबल लेंथ कीवर्ड ओनली, दैट मीन्स अब शो फंक्शन को कॉल करने वाला जितने चाहे उतने आर्गुमेंट दे, लेकिन वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, कीवर्ड आर्गुमेंट होने चाहिए, ठीक है। नहीं देगा तो भी चलेगा, लेकिन जब देगा तो कीवर्ड आर्गुमेंट देगा। तो ये बताओ कीवर्ड आर्गुमेंट का नाम क्या रखे वो, ए। अब सर अगली बार ए नहीं रख सकते ना, क्योंकि कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीट नहीं हो सकता। तो ये बताओ फिर कितने भी कैसे दे सकते हो। तो कीवर्ड आर्गुमेंट भी अपनी मर्जी से आप कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है वो ए होना चाहिए, आप कुछ भी दे सकते हो जो आपका मन करे। ए इक्वल टू 10 दे दिया, मान लो यहाँ पर आपने x इक्वल टू 10 दे दिया, y इक्वल टू 20 दे दिया, मान लो यहाँ पर i इक्वल टू 10 दे दिया, फिर यहाँ पर j इक्वल टू 20 दे दिया, इक्वल टू 10। अब सर इंटरनली ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स जब इस ए नाम के पैरामीटर को मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, डिक्शनरी में मिलेंगे। तो पहले क्या होगा इंटरनली, अगर मैं इस वाली कॉल को एक्सप्लेन करूं तो इसके लिए पहले एक डिक्शनरी बनाई जाएगी।
उस डिक्शनरी में जो कीवर्ड आर्गुमेंट है वो की बनेगा और उसकी जो वैल्यू है वो उसकी वैल्यू बनेगी, कॉमा अगला कीवर्ड आर्गुमेंट की बन गया और उसकी वैल्यू इस की वैल्यू बन गई, एंड सो ऑन। ये डिक्शनरी जाएगी इस ए के पास। ठीक है, तो इस तरह से हर कॉल के लिए हमारा डिक्शनरी में इन कीवर्ड आर्गुमेंट को रखकर पास किया जाएगा। सर इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं, हमने कहा यहां पर लिखा मैंने एस्ट्रिक ए कॉमा एस्ट्रिक बी, प्रिंट करा दिया ए और प्रिंट करा दिया बी। अब जब मैं शो को कॉल करूंगा तो कैसे कॉल करूं बताओ। अगर आप दोनों को मिक्स कर देते हैं तो यहां पर मैं कितने आर्गुमेंट पास करूं, उनमें से कितने ए को मिलेंगे और कितने बी को मिलेंगे, तो आसान है, जितने चाहे उतने पास कर देना। वो बिना कीवर्ड आर्गुमेंट वाले हैं, डेट मीन्स पोजीशन वाले हैं, तो वो सारे के सारे एक टपल में रखकर किसे मिल जाएंगे, ए के लिए। फिर आप जितने कीवर्ड आर्गुमेंट देंगे, जितने भी देंगे, x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 3, या और भी जितने देने हैं, तो ये सारे के सारे क्या बन जाने चाहिए, कीवर्ड आर्गुमेंट बन जाने चाहिए और एक डिक्शनरी में रखकर इसको मिल जाने चाहिए, ऐसा मैं लगता है। अब देखते हैं ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो ये टप्पल आ गई हमारी। ठीक है, अब ये आप अपना कॉमन सेंस लगाकर बताइए क्या ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा। होगा। हाँ जी, दोनों के दोनों क्या लगा दिए आपने, पोजिशनल वेरिएबल लेंथ वाले लगा दिए। पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है तो बताओ ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। ए कितने पोजिशनल आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर सकता है, एन कितने भी कर सकता है, तो सारे के सारे ए को मिल जाएंगे। बी क्या बोल रहा है, मैं भी सारे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ए और बी के बीच में। ठीक है, देखते हैं। यानी कि ये एक बार आप लिख सकते हो, वेरिएबल लेंथ पोजीशन एक बार लिखा जा सकता है, दो बार नहीं। सेम वेरिएबल लेंथ कीवर्ड वाला भी एक बार लिख सकते हो, दो बार नहीं। इन दोनों को एक एक बार यूज कर सकते हो, जैसे इससे पहले वाले प्रोग्राम लास्ट में किया। अच्छा ठीक है, ये तो गलत हो गया। अब कोई प्रॉब्लम, इस बार ए ऑर्डिनरी पैरामीटर है, बी हमारा वेरिएबल लेंथ पोजीशन वाला पैरामीटर है। अगर ये चल गया तो ए को 10 मिलेगा और बाकी जितने आर्गुमेंट्स हैं वो एक टपल में रखकर बी को मिल जाने चाहिए। अच्छा, अब इस खेल को थोड़ा उल्टा कर देते हैं, ये ऐसे कर दिया और ये ऐसे कर दिया। अब क्यों एक क्यों छोड़ेगा 50 को, वो तो कह रहा है मुझे वो भी मिल जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो भी वेरिएबल लेंथ हो गया ना, उसे कितने भी दिखाओगे सब एक्सेप्ट कर लेगा वो तो ऐसे। चलो देखते हैं, जो आपने कहा हो सकता है बी के साथ कोई सेटिंग कर ली उसने और बी से कहा चलो एक आप ले लो बाकी सब मुझे दे दो, ऐसा अनपैकिंग होता था। देखते हैं ऐसा यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, है ना।
तो जो आपका एक साइंस था वो गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा अनपैकिंग हमने देखा है। ठीक है, वो चीज यहाँ अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है देखते हैं। मना कर रहा है, कह रहा है सब कुछ किसके पास चला गया, ए के पास, कह रहा है बी को कुछ मिला ही नहीं। तो अब अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या ए इसको छीन लेगा इससे? नहीं, क्योंकि अब तो आपने स्पेसिफिक कर देना कि बी कीवर्ड आर्गुमेंट है और ये कीवर्ड आर्गुमेंट को टच नहीं कर सकता, क्योंकि ये कैसा है, ये वेरिएबल लेंथ पोजीशन वाला है, इसको कीवर्ड आर्गुमेंट से मतलब ही नहीं है। तो अब तो क्लियर है कि भाई ये जाएगा बी के पास, अब बाकी जो बच गए वो सब ए को जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आपको यूज केसेस को समझना होगा। जरूरी नहीं है मैंने जितने करा दिए इतने ही होते हैं, पता नहीं कितने और आप बना सकते हो। किसी को किसी के साथ मिक्स करके अपने आप बनाकर चलाकर अपने आप से क्वेश्चन पूछकर अपने आप देखो क्या होगा इसका मतलब। जो जनरली हम यूज करते हैं वो मैंने आपको क्लास में कवर करा दिया। इसके अलावा पता नहीं कितने और कॉम्बिनेशन है जो अभी आप खुद से भी सोच पाएंगे। अच्छा, एक और इसका आंसर, चलो इसके बाद एक और दिमाग में आ गया मेरे। तो वो ये मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो इसका आंसर आप गलत दोगे, और थोड़ा पेशेंस के साथ समय देकर इसको समझोगे तो शायद आप इसका सही आंसर दे पाओ। एक में 12, एक में 24, सबको दिख ही रहा है ये तो। देखो इसमें आप नंबर ऑफ पैरामीटर, नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैच कराने पर चले गए। आप बस ये गिनती कर रहे हो कि ये दो आर्गुमेंट वाला मल्टीप्लाई कॉल किया है, तो दो पैरामीटर वाला इसके लिए हमारा हिट होगा, और इसके लिए हिट होगा ये वाला। लेकिन आप कल की क्लास का एक पॉइंट शायद स्किप कर गए, वो ये था कि अगर मैं सेम नेम का फंक्शन दोबारा बनाता हूं तो लेटेस्ट डेफिनेशन ही कंसीडर होती है, पुरानी वाली तो आगे के प्रोग्राम में यूज नहीं होती है। अब लेटेस्ट डेफिनेशन कितने पैरामीटर वाली है, 3 वाली। तो अब आगे के प्रोग्राम की मजबूरी है कि जब वो मल्टीप्लाई को कॉल करेगा इस लाइन के बाद तो 3 आर्गुमेंट उसे देने ही पड़ेंगे, ये वाला तो खत्म हो चुका है, ये है ही नहीं अब, ये तो अपडेट होगा ना इस वाले से, नाम सेम है। तो अब जब यहां पर ये मल्टीप्लाई दो आर्गुमेंट वाला चलेगा तो ये इसको हिट करेगा, ए में चला गया 3, बी में चला गया 4, बोलेगा सी में तो कुछ आया ही नहीं, एरर, प्रोग्राम खत्म। ठीक है, क्या आ रही है हमारे यहाँ पर, एरर। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको यहां से हटाकर ऐसे लिख दूं तो सर ये चल जाएगा, 3 मिल गए, बट ये भी 3 वाला ही ढूंढेगा, यहाँ पर एरर आ जाएगी। ठीक है, तो अब पाइथन के अंदर सेम नेम का फंक्शन अगर बनाए, नो मैटर कि पहली बार उसमें कितने पैरामीटर थे और दोबारा बनाए तो कितने पैरामीटर का है, अगर वो एक ही प्रोग्राम में बनाए तो फिर वो अपडेटेड डेफिनेशन के साथ ही चलेगा। फिर आप वही क्वेश्चन जो मैंने कल पूछा था आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर इसकी जरूरत कब पड़ेगी, इसका यूज कहाँ करेंगे, तो उसका आंसर कल दिया था, आज फिर से वही दे रहा हूँ कि दूसरी बार जब डिफाइन करा था तो उससे पहले कॉल करना चाहते हो तो इस समय तक तो ये दो वाला ही चलेगा। उसके बाद भी अगर आप फिर से यही लिख दोगे तो यहां चल जाएगा, क्योंकि उस समय तक ये है, लेकिन इस लाइन पर अब ये नहीं है, अब ये हो चुका है, अब एरर आ जाएगी। देखो वहां चल गया, अब नहीं चला।
है ना। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। एक और देखो, इस बार थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा होगा हमारा। जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते समय आर्गुमेंट पास करते हैं, तो हमने अभी एक चीज के बारे में नहीं सोचा। अभी हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि पोजीशन से पास होगा, कि कीवर्ड से पास होगा, कितने होंगे, किस टाइप के होंगे। क्या ये भी सोचना जरूरी है हमारे लिए? आप इंटीजर देते आ रहे हो, हमने नहीं सोचा कि आप इंटीजर क्यों दे रहे हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता था इसको फ्लोट दे सकते थे हम? ऐसा नहीं हो सकता था इसको स्ट्रिंग दे सकते थे? ये बात हमने डिस्कस नहीं करी थी कि जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, जब आप उनको आर्गुमेंट पास कराते हैं कॉल करते समय, तो क्या उनका डेटा टाइप होना चाहिए, ये हमें फोकस करना चाहिए, या कुछ भी दे दो सब सही होता है? हमने कहा नहीं, फोकस करना होता है, कुछ भी नहीं दे सकते आप। जैसे अभी चलो आपको नहीं पता ये बात है, आपने तो इंटीजर दे दिया, क्योंकि सबसे आसान इंटीजर लिखना होता है, तो मैंने पहले इंटीजर दे दिया ए और बी के लिए। फिर मैंने सोचा फ्लोट भी देके देखते हैं, फिर मैंने सोचा स्ट्रिंग भी देके देखते हैं। फिर मन में आया कि हर बार मैं दोनों बदल तो रहा हूं, लेकिन दोनों एक जैसे ही रख रहा हूं, इस बार एक इंटीजर कर देते हैं, एक स्ट्रिंग कर देते हैं। अब हम यहाँ पे देखना चाहते हैं क्या ये सारे चलेंगे, या इनमें एरर हमारी आ जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा मुझे? अगर मैं इसको देखूं तो ये ए में जाएगा, ये बी में जाएगा। हमारा गुड लक है कि ए और बी का इस्तेमाल प्लस के साथ हो रहा है, और वो इंटीजर है तो वो चलता है, अर्थमेटिक एडिशन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस कॉल के लिए ये पहुंचा ए में, ये पहुंचा बी में। हमारा गुड लक कि प्लस दो फ्लोट पे भी चलता है, और इसका बिहेवियर अर्थमेटिक वाला फिर से उगलेगा, इस बार चलेगा क्योंकि कॉन्केटिनेशन हो जाएगा। इस बार ए में पहुंचा 10, हाई पहुंचा बी में, हमारा बैड लक, अभी एरर आ जाएगी, अनसपोर्टेड। प्लस एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग के लिए अनसपोर्टेड है। इसका मतलब फंक्शन के अंदर हमने जो लॉजिक लिखा है, उस लॉजिक में किस टाइप का डेटा इस्तेमाल होगा, उसी टाइप का डेटा कॉल करने वाले को आर्गुमेंट में देना चाहिए। ऐसा नहीं है अब आपने सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाया, उसमें फंक्शन बनाया जिसमें पी आर टी नाम के 3 पैरामीटर थे, ऑब्वियस है अंदर का लॉजिक उनकी मल्टीप्लीकेशन करेगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टेन्योर। कॉल करने वाले ने तीनों की वैल्यू स्ट्रिंग दे दी, कोई सेंस ही नहीं है, एरर आनी है कोड में। अब एक फ्लोट कर दिया, एक स्ट्रिंग कर दिया, फिर से एरर आनी है। तो अब ये बताओ कि किसकी जिम्मेदारी है? कॉल करने वाला वो गलत है, या जिसने फंक्शन बनाया वो गलत है? गलती इसमें किसकी मानी? गलती तो है किसी न किसी की, कॉल करने वाले की या फिर जिसने फंक्शन डिफाइन किया उसकी। तो सीधी सी बात है, ह्यूमन नेचर है, गलती हम दूसरे की मानते हैं, क्रेडिट हम खुद लेते हैं। अच्छा काम हुआ तो हमने करा, गलत किया तो आपने तो करा, हमें थोड़ी करा। तो ऐसे ही दोनों प्रोग्रामर आपस में लड़ते रहेंगे, जिसने फंक्शन बनाया वो बोलेगा मैं सही हूँ, जिसने कॉल करा वो कह रहा मैं भी सही हूँ। क्यों? क्योंकि कॉल करने वाला पता क्या एक्सक्यूज देगा? एक्सक्यूज नहीं, वास्तव में वो सही है। वो कहेगा मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हो? आपने मुझे बताया कहीं कि ऐड में ये चाहिए या वो चाहिए? मैं तो अपनी मर्जी से दे दिया, अब मुझे क्या पता था कि गलती हो जाएगी? मुझे बताओ तो कम से कम कि इंटीजर चाहिए क्या, फ्लोट चाहिए क्या, क्या चाहिए आपके लिए। अब डिफाइन करने वाला अपनी सफाई क्या दे रहा है? अपनी सफाई ये दे रहा है कि पाइथन में डेटा टाइप होते जरूर हैं, बट उन्हें लिखना नहीं होता है। अगर हम सी लैंग्वेज या जावा लैंग्वेज पढ़ रहे होते तो मैं डेफिनेटली यहाँ पैसे लिख देता। तो डिफाइन करने वाला फ्री हो गया,
कॉल करने वाला फ्री हो गया, कभी क्लियर है कि जो ए है वो इंटीजर को रिसीव करेगा, बी इंटीजर को रिसीव करेगा। अब अगर कॉल करने वाला ऐसी गलती कर रहा है तो कॉल करने वाले की जिम्मेदारी है, डिफाइन करने वाले तो बता दिया कि मुझे इंटीजर चाहिए। समस्या क्या है कि पाइथन में ऐसा बता नहीं सकते, सी में बता सकते हो, जावा में बता सकते हो, क्योंकि सी स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्टैटिकली टाइप्ड का मतलब यही होता है कि जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं सी में, तो वो वेरिएबल जिस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, वेरिएबल के पहले वो टाइप को मेंशन किया जाता है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामर को सिंपलिसिटी देने के लिए ये काम नहीं करवाया गया। प्रोग्रामर से कहा आपको जो वैल्यू देनी है आप वेरिएबल में दे देना, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वेरिएबल किस तरह की वैल्यू स्टोर करेगा। तो प्रोग्रामर इसमें खुश होता है क्योंकि मुझे कम बताना पड़ा। लेकिन कई जगह आके आपका कोड स्टक हो जाता है, जैसे अभी दिख रहा है सामने। तो अब यहाँ पर जिसने फंक्शन डिफाइन करा वो अपनी जगह सही है, क्योंकि पाइथन में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है कि आप ये बता पाए कि ये इंटीजर है या फ्लोट है या क्या है, क्योंकि डायनेमिक है, ये कुछ भी हो सकते हैं, इसमें जो आ जाएगा ये वो हो जाएंगे। कॉल करने वाला अपने पॉइंट पे सही है कि जब मुझे बताओगे ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या देना है यहाँ पर। तो अब इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए पाइथन ने एक कॉन्सेप्ट ऐड किया जिसका नाम है टाइप एनोटेशन। एडेड इन 3.5 और 3.6 एग्जैक्ट, एक बार चेक कर लेना, 3.5 या 3.6 में ऐड हुआ था टाइप एनोटेशन। टाइप एनोटेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, चाहे वो स्टेटमेंट में है चाहे वो पैरामीटर में है, पूरी पाइथन में जहां भी वेरिएबल का यूज होता है, आप उस वेरिएबल का टाइप नहीं बताएंगे, लेकिन आप उस वेरिएबल का टाइप एनोटेट कर सकते हैं। एनोटेट का मतलब हो गया हिंट। कैसे करेंगे? वेरिएबल का नाम कॉलोन, हिंट बताओ ए का टाइप क्या रखवाना चाहते हो, हमने कहा इंट रखवाना चाहते हो। बी कॉलोन क्या रखना चाहते हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कॉल करने वाला इंटीजर ही देगा, कुछ और देगा तो एरर आ जाएगी, नहीं। कॉल करने वाला अभी भी ए को इंटीजर दे, फ्लोट दे, स्ट्रिंग दे, कुछ भी दे सकता है। लेकिन प्रोग्रामर जिसने ये फंक्शन डिफाइन किया वो ये चाह रहा है कि मुझे ए में इंटीजर मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा जो आगे का लॉजिक लिखा हुआ है इंटीजर मानते हुए ए और बी को मैंने लिखा हुआ है। अगर आपने इसमें ए और बी में इंटीजर के अलावा कुछ और दे दिया तो माइट भी लॉजिक चल जाए, माइट भी लॉजिक आगे का ना चले। अब पूरी तरह से कॉल करने वाला रेस्पॉन्सिबल होगा, हमने उसको हिंट दिया है, तो ये क्या कहलाता है? टाइप हिंट कहलाता है, चलेगा। फ्लोट देगा, नसीब अच्छा है चल गया, जबकि मांगा इंटीजर था फिर भी चल गया। स्ट्रिंग मांगा फिर भी चल जाएगा, क्योंकि प्लस दो स्ट्रिंग पे चल रहा है। अब अगर कॉल करने वाला ये कहता है कि भाई मैं ऐसे दूंगा, तो अब देखो एरर तो आनी थी, पहले भी आई थी अभी भी आ रही है, लेकिन अब उस लड़ाई का आंसर आ गया कि कौन जिम्मेदार है। तो अब जिसने ये फंक्शन बनाया बोला कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं, इस बार तो मैंने बता दिया था कि मैंने हिंट दिया था मुझे इंटीजर चाहिए ए में और बी में इंटीजर चाहिए। जब तक कोई समस्या नहीं थी कोई कुछ नहीं कह रहा था, जैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट हुई अब कॉल करने वाले को जिम्मेदार बना दिया गया कि आपको जब बताया गया कि ए में इंटीजर और बी में इंटीजर चाहिए तो आपने दूसरा स्ट्रिंग क्यों दिया। इसे बोलते हैं टाइप एनोटेशन। टाइप एनोटेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ फंक्शन के लिए ही नहीं बनाया गया है, ऑर्डिनरी वेरिएबल के लिए भी होता है। पहली बार जब मैंने आपको वेरिएबल पढ़ाए थे तो मैंने ऐसे लिखा था, इसमें भी आप टाइप एनोटेशन लगा सकते हैं। कैसे? हम चाहते हैं एक्स में इंटीजर आए, अब आएगा नहीं आएगा वो डिफरेंट स्टोरी है, बट हम चाहते हैं एक्स इंटीजर को स्टोर करने के लिए बनाया जाए। अब आप इंटीजर देंगे तो भी ठीक है, और मान लीजिए आपने एनोटेट करा एक्स को इंटीजर के लिए और दे दिया स्ट्रिंग, तो एरर नहीं है, बट पार्ट ऑफ पुअर प्रोग्रामिंग। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इससे रीडेबिलिटी खराब हो रही है। इमेजिन करिए
इस x वेरिएबल में आपने इंटीजर लिखा और इनिशियली आप उसमें इंटीजर वैल्यू के साथ आगे बढ़ रहे हैं आगे। अब अचानक से आपने x को बदलकर स्ट्रिंग कर दिया, प्रोग्राम आगे बढ़ गया। अब एक प्रोग्रामर जो इस लाइन को पढ़कर ये मान गया कि x में इंटीजर रखा हुआ है अभी और आगे भी इंटीजर रहा होगा, वो स्क्रॉल कर गया फटाफट से और आगे आ गया स्क्रॉल करते करते। अब उसने आगे के प्रोग्राम में x का यूज कर लिया, हो सकता है एरर आ जाए। क्यों? क्योंकि बीच में आपने उसमें इंट से क्या डाल दिया है, स्ट्रिंग डाल दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऊपर जब कोड पढ़ा गया तो पढ़कर एक आइडिया लग गया कि भाई आगे एक्स का इस्तेमाल कैसे कैसे अब किया जा सकता होगा, क्योंकि ऊपर बता दिया गया है कि भाई ये इंटीजर टाइप का हम चाहते हैं। ऐसा रूल नहीं है, हम चाहते हैं कि इंटीजर हो। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट है टाइप एनोटेशन का। तो टाइप एनोटेशन का मतलब होता है टाइप हिंट। किसी भी वेरिएबल को जब आप बनाते हैं तो बनाते समय कॉलन लगाकर आप उसका टाइप हिंट दे सकते हैं। अब वैल्यू उस टाइप की आएगी नहीं आएगी अभी भी आप उसके लिए फ्री होते हैं। ऐसा रूल नहीं है कि अब आपको उसी टाइप का बनाना होगा। तो इंटीजर का लिख सकते हैं सर, ऐसे फ्लोट का भी लिख सकते हैं, हमने कहा ऐसे ही आप फ्लोट के लिए भी लिख सकते हैं, ऐसे ही आप स्ट्रिंग के लिए भी लिख सकते हैं। तो जितने भी टाइप अभी आपने पढ़े हैं सबके लिए आप लिख सकते हैं। लिस्ट पे भी लिख सकते हैं, हमने कहा लिस्ट को भी लिख सकते हैं कि हम चाहते हैं एक्स में लिस्ट आए, हम चाहते हैं एक्स में टपल आए। तो जितने टाइप अभी तक आपने पढ़े हैं सबको आप एनोटेट कर सकते हैं वेरिएबल के साथ। इससे कोड की रीडेबिलिटी आपकी बेटर हो जाती है। ठीक है, सारे चल रहा है। चलिए, तो अब अगर हम आज की क्लास को रिकॉल करें तो आज की क्लास में हमने मेन 3 चीजें पढ़ी। पहला, फंक्शन के पैरामीटर्स, दूसरा फंक्शन के आर्गुमेंट्स, फिर इनके वेरिएशन। पैरामीटर 5 तरह के होते हैं, पोजिशनल ओनली, कीवर्ड ओनली, पोजिशनल और कीवर्ड, आर्बिट्रेरी या वेरिएबल लेंथ, पोजीशन ओनली, वेरिएबल लेंथ, कीवर्ड वाले। 5 हो गए। 3 तरह के आर्गुमेंट, पोजिशनल आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। फिर इनको मिक्स करके कैसे यूज कर सकते हैं आप अपने प्रोग्राम में। ठीक है, उसके बाद लास्ट में पढ़ा हमने ये टाइप एनोटेशन। टाइप एनोटेशन कुछ हेल्प कर सकता है कॉल करते समय क्या वैल्यू मिलेंगी फंक्शन में उसको लेकर। तो टाइप एनोटेशन का कॉन्सेप्ट पाइथन में पहले नहीं था, 3.5 या 3.6 वर्जन में इसको ऐड किया गया था, जब पाइथन का यूज ज़्यादा होने लगा इंडस्ट्री के अंदर। तो लोगों की तरफ से ये सजेशन आया था कि पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड है, ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन हिंट इसमें कुछ ऐड करा जाए जिससे कि कोड की रीडेबिलिटी बेटर हो पाए, ऑपरेशंस को लेकर हम बेटर डिसीजन ले पाए कि इस बैरल पर ये ऑपरेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा हमारा। ठीक है, तो ये होता है हमारा टाइप एनोटेशन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आज अभी इतना रखेंगे, कल फंक्शन का एक और कॉन्सेप्ट है जिसको समझेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक यही है, फंक्शन।